हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल KRC, जहां सिलेक्शन एक जीत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम फिर से शुरू करते हैं एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट 6। तो इससे पहले मैंने 5 प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं। आप लोग डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, ज़रूर जाकर देख लें। तो एडुटेरिया जो है ये बहुत ही अच्छी बुक बनाई है, जिसके संपादक हमारे प्रवीण सर जो है वो BPSC क्वालिफाइंग करके अभी जॉब में रहते हुए हम सारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो चलिए आज हम उन्हीं के बुक का प्रैक्टिस सेट 6 शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हेलिना रक्षा उपकरण को किस देश ने विकसित किया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हेलिना रक्षा उपकरण को किस देश ने विकसित किया है। तो इसका आंसर जो होगा वो ए होगा, फर्स्ट ऑप्शन भारत। ठीक है, हेलिना रक्षा उपकरण को भारत ने विकसित किया है। ठीक है, ये 2018 में ही विकसित किया गया था। चलिए कुछ क्वेश्चन अब रक्षा उपकरण से है, तो उसके बारे में। अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है। अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक जो है ना, वो डॉक्टर विक्रम साराभाई को कहा जाता है। और भारत में इसरो की स्थापना जो हुई थी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये 1969 में हुआ था। ठीक है, 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। और अंतरिक्ष विभाग या अंतरिक्ष आयोग की जो स्थापना हुई थी वो 1972 में हुई थी। ठीक है ना, अंतरिक्ष आयोग या अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 में। तो चलिए चारों ऑप्शन को भी देख लेते हैं। भारत की राजधानी आपको पता है नई दिल्ली, जो यमुना नदी के किनारे है। ठीक है, और भारत की मुद्रा क्या है। तो भारत की मुद्रा जो है रुपया है। और भारत के संसद को हम लोग क्या बोलते हैं, तो संसद ही बोलते हैं। नेक्स्ट है फ्रांस। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, जो सीन नदी के किनारे है। और फ्रांस की जो मुद्रा है वो है फ्रैंक। और फ्रांस के संसद को हम लोग बोलते हैं नेशनल असेंबली। ठीक है, नेक्स्ट है अमेरिका। अमेरिका की राजधानी कहाँ है, वाशिंगटन DC। और अमेरिका में जो है डॉलर मुद्रा चलती है, डॉलर करेंसी चलती है। और वाशिंगटन DC जो है ना, पोटोमैक नदी के किनारे बसा हुआ है, पोटोमैक नदी के किनारे बसा हुआ है। और अमेरिका के संसद को हम लोग कहते हैं कांग्रेस। ठीक है, नेक्स्ट है इजराइल। इजराइल की राजधानी जेरूशलम है। इजराइल की राजधानी कहाँ है, जेरूशलम। और इजराइल की मुद्रा जो है वो न्यू शेकेल है, न्यू शेकेल। ठीक, न्यू शेकेल है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। और इजराइल की संसद को हम नेसेट बोलते हैं। इजराइल की संसद को क्या बोलते हैं, नेसेट बोला जाता है। तो नेक्स्ट दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। तो सुंदरवन पश्चिम बंगाल में ये सुमेलित है, आपको पता है। भीतरकनिका, भीतरकनिका जो है ये भी सुमेलित है, उड़ीसा में है। और ये किस लिए फेमस है ये मैं अभी बता दूं। भीतरकनिका जो है मगरमच्छ के लिए ये राष्ट्रीय उद्यान है, जो खारे पानी में मगरमच्छ रहते हैं, तो ये उसके लिए फेमस है। पीताम्बरम, पीताम्बरम जो है तमिलनाडु का एक उद्यान है। और वेम्बनाड, वेम्बनाड जो है ये कर्नाटक में, जो कि बिल्कुल गलत है। वेम्बनाड झील जो है वो केरल में है। कहाँ है, केरल में। ठीक है, वेम्बनाड झील जो है भारत की सबसे लंबी झील है। वेम्बनाड झील भारत की सबसे लंबी झील है और केरल की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड तो मैंने बता ही दिया। भीतरकनिका किसके लिए फेमस है, तो मगरमच्छ के लिए फेमस है, ये राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, सुंदरवन आप लोगों को पता है कि सुंदरवन जो है ये भी एक सबसे बड़ा डेल्टा है जो विश्व में और एशिया में, और भारत का तो सबसे बड़ा डेल्टा ये है, तो इसलिए ये भी फेमस है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है आपका, किस बंदरगाह को कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से हम किसे जानते हैं, तो सैंटेस को जाना जाता है, सैंटोस। ये जो है ना कहाँ है, तो ब्राज़ील में। ठीक है ना, ब्राज़ील में। नेक्स्ट है, अब इस चारों ऑप्शन को हम देख लेते हैं। तो साओ पाउलो जो है, साओ पाउलो, कहवा की मंडी को हम साओ पाउलो बोलते हैं। कहवा या कॉफ़ी, बात एक ही हुआ, कहवा या कॉफ़ी। ठीक है, तो साओ पाउलो जो है कहवा की मंडी है। ठीक है, और कहवा के बाग को हम लोग फैजेंडा बोलते हैं। कहवा के बाग को क्या बोलते हैं, फैजेंडा बोलते हैं। ठीक है, फैजेंडा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ।
राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान जो है ना हैदराबाद में स्थित है। कहाँ है? हैदराबाद में। हैदराबाद किस नदी के किनारे है? तो मूसी नदी के किनारे है। हैदराबाद किस नदी के किनारे है? मूसी नदी के किनारे है। जुड़वा नगरी के नाम से हम हैदराबाद एवं सिकंदराबाद को जानते हैं। हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा नगर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है। तो रेनेटिंग पनीर दिया हुआ है, जैव प्रौद्योगिकी प्लास्डीमस दिया हुआ है, गोल्डन चावल विटामिन ए दिया हुआ है और ओजोन परत ट्रोपोस्फीयर दिया हुआ है। तो आप लोग को देखकर पता चल रहा होगा कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ओजोन परत जो है ना वो जो है समताप मंडल में पाया जाता है। ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर होना चाहिए, जो कि ट्रोपोस्फीयर क्षोभ मंडल बिल्कुल गलत है। तो ये ऑप्शन सुमेलित नहीं है। बाद बाकी जो है ना ये तीनों सुमेलित है। ठीक, तो ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। ठीक है ना, समताप मंडल में। ठीक, ओजोन परत को कौन सी किरण जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रही है? तो वो है पराबैंगनी किरण। ठीक है, पराबैंगनी किरणों के कारण ओजोन परत में छेद हो रही है। इसका मुख्य जो गैस है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ओजोन परत की मोटाई हम डॉप्सन इकाई से मापते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होता क्या है? पहले इस क्वेश्चन को समझिए तब आप बता सकते हैं। उष्णकटिबंधीय वैसे क्षेत्र के वन को कहा जाता है जहाँ जो वर्षा जो है 150 से 200 सेंटीमीटर, ठीक है ना, या कहीं कहीं 100 से 200 भी दिया जा सकता है। तो वैसे वन जहाँ पर ना 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है वहाँ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो इस ऑप्शन को देखिए। ऑप्शन में पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल, दूसरा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तीसरा अरावली पर्वत श्रृंखला और चौथा है उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ी। तो इसका आंसर क्या होगा? तो 6 का आंसर जो होगा 2 और 4, ऑप्शन सी। ठीक है, केवल 2 और 4, मतलब अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। और चौथा है उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियाँ। ठीक है, तो ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में कौन कौन से पौधे पाए जाते हैं इस बारे में भी जान लेते हैं। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में जो है ना बांस पाया जाता है, आम हो गया, जामुन हो गया। ठीक है, आम जामुन हो गया, उसके बाद आपका बीटल नट हो जाएगा। ठीक है, बीटल नट। तो ये सारे पौधे जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाते हैं। और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का एक और आप फैक्ट जान लीजिए कि इनकी पत्तियां जो है ना हमेशा गिरती नहीं है। एक निश्चित मतलब कि इनका समय नहीं है कि ये इसी महीने में गिरेंगी, ये कभी भी गिरती है और कभी भी निकलते रहती थे। हमेशा सालों भर जो है ना हरी भरी रहती है, इसलिए इन्हें जो है ना उष्णकटिबंधीय सदाबहार बोला जाता है। सदाबहार है ये। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? ठीक है ना, हिमालय जो पर्वत है किसका उदाहरण है? तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, वलित पर्वत का। वलित पर्वत का उदाहरण है हिमालय। ठीक, तो वलित पर्वत के और कौन कौन से एग्जाम्पल है आपको मैंने एक बार और बताया होगा सेट में। आर यू एही, ये सभी जो है वलित पर्वत के। आ से अल्पस, र से रॉकीज, यू से यूराल, ए से एंडीज और ही से हिमालय, ये सभी क्या है? वलित पर्वत के उदाहरण है। ये एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लेके, आ से अल्पस, र से रॉकीज, यू से यूराल, ए से एंडीज और ही से हिमालय। ठीक है ना, तो वलित पर्वत के। अब आगे मैं बता दूं अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण। ठीक है ना, अवशिष्ट पर्वत के भी उदाहरण आपको याद करने हैं। तो आप इसे एक ट्रिक के द्वारा याद कर सकते हैं, रानी बिपाशा। ये सभी मेरे बनाए हुए ट्रिक है, रानी बिपाशा। ठीक है, रा से राजमहल की पहाड़ी जो भारत में है, नी से नीलगिरी की पहाड़ी, ये भी तमिलनाडु भारत में है, वी से विंध्याचल, पा से पारसनाथ की पहाड़ी और सा से सतपुरा। ठीक है ना, तो रानी बिपाशा करके आप याद कर सकते हैं या बिपाशा रानी भी कर सकते हैं। ये सारे पर्वत जो है ना भारत में ही हैं और ये अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट है तीसरा ऑप्शन जो है ब्लॉक पर्वत। तो ब्लॉक पर्वत का भी एग्जाम्पल मैं आप लोग को याद करवा दूँ। ब्लॉक पर्वत के अनुसार कौन कौन से पर्वत आते हैं? तो इसका एक तो आपको याद हो जाएगा ब्लैक फॉरेस्ट, BLACK। ठीक है ना, ब्लैक फॉरेस्ट।
तो ब्लैक फॉरेस्ट जो है ये जर्मनी में है, जो ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। उसके बाद है वासजेस। वासजेस वासजेस जो है ये फ्रांस का है, ये भी ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। और एक जो है तीसरा साल्ट रेंज। साल्ट रेंज जो है वो पाकिस्तान का है। साल्ट रेंज कहाँ का है? पाकिस्तान का है, वो भी ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। तो इस तरह से मैंने तीनों पर्वतों के उदाहरण, और यही तीनों हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। वलित पर्वत, अवशिष्ट पर्वत और ब्लॉक पर्वत के एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस 7 नंबर क्वेश्चन का जो क्वेश्चन था, हिमालयी पर्वत का उदाहरण किसका उदाहरण है? तो वलित पर्वत, ऑप्शन डी होगा। ठीक है ना, वलित पर्वत ऑप्शन डी सही होगा इसका। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ेंगे 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। करेवा वैली स्थित है। करेवा वैली कहाँ स्थित है? तो करेवा जो है, करेवा वैली जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन ए सही होगा। अब थोड़ा सा इसके बारे में मैं बता दूं कि करेवा जो है केसर के किस्म के लिए, ठीक है ना, केसर का एक किस्म है जफरान, उसके लिए फेमस है करेवा। ठीक है, तो ये जम्मू कश्मीर में ही मिलता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन है, किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया था? ऑपरेशन 0 आवर पीबीआई क्वेश्चन है ये। तो ऑपरेशन 0 आवर जो चलाया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय, ऑप्शन बी इसका सही होगा आंसर। अब ऑपरेशन 0 आवर क्यों चलाया गया था? क्योंकि उस समय अंग्रेज जब भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था 8 अगस्त 1942 को इसकी घोषणा हुई और 9 अगस्त को शुरू हो गया था। ठीक है ना, तो 1942 में जब देखे अंग्रेज लोग की पूरा क्रांतिकारी दल हमारे पीछे पड़ गया है, तो उन्होंने सभी नेताओं को जो है ना जेल में पकड़कर बंद करने का आदेश दे दिया था। इसी को ऑपरेशन 0 आवर कहा जाता है। ठीक है, तो आगे देख लीजिए। असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ था आपका 1 अगस्त 1920 को हुआ था, 1 अगस्त 1920 को। ठीक है, स्वर्णिम आंदोलन 1930 को हुआ था। लाल कुर्ती आंदोलन, ये क्वेश्चन आप लोग को कहीं हो सके नहीं आता। लाल कुर्ती आंदोलन जो था वो खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा चलाया गया था। लाल कुर्ती आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा, जिन्हें बादशाह खान के नाम से जाना जाता है, सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, सरहदी गांधी के नाम से जाना जाता है, और एक और बच्चा खां के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, खान बहादुर खान को। ठीक, लाल कुर्ती इनके संगठन का नाम था। आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर, किस व्यक्ति ने रॉलेट एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या कहा था? जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया था। तो इसका आंसर होगा सीएफ एंड्रूज। सीएफ एंड्रूज ने ये रॉलेट एक्ट के बारे में कहा था। महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था। महात्मा गांधी ने क्या कहा था? काला कानून कहा था। ठीक है, काला कानून। तो ये रॉलेट एक्ट जो था किसके द्वारा मतलब कि ये शुरू किया गया था? तो सर सिडनी रॉलेट के द्वारा। ठीक है ना, सर सिडनी रॉलेट के द्वारा 1919 में ये किया गया था। ठीक है ना, रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा गया था कि देखते ही उसको मतलब कि गोली मार देना है, नहीं तो नज़रबंद करना है। ठीक है, तो इसलिए इसे काला कानून कहा गया था। और रॉलेट एक्ट की जांच के लिए हंटर कमेटी का गठन किया गया था। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले पॉइंट की तरफ। 11 नंबर, वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? वीवीआई क्वेश्चन है ये। वन संरक्षण अधिनियम जो है 1980 में पारित किया गया था। 1980 में। ठीक है, 1980 में। अब कुछ पॉइंट इसमें ऑप्शन, सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, सारे ऑप्शन जो है एकदम वीवीआई है, इनमें कुछ ना कुछ हुआ है। तो चलिए एक बार देख लेते। आपका वन संरक्षण अधिनियम 1919 तो हो गया, 1980 में ये पारित हुआ था। अब 1984 से हम जान लेते क्या हुआ था। 1984 में 31 अक्टूबर, ठीक है, 1984 को जो है ना इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी। ठीक, 31 अक्टूबर को। 1982 में जो हुआ था आपका नाबार्ड की स्थापना हुई थी। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुआ था, ये भी फैक्ट याद रखेंगे। छठी पंचवर्षीय योजना के समय, छठी पंचवर्षीय योजना के समय नाबार्ड की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो नाबार्ड में 6 अक्षर, इसलिए छठी पंचवर्षीय याद रखेंगे। 1986 में जो हुआ था 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था, इसलिए हम लोग राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस जो है ना 24 दिसंबर को मनाते थे। ये 1986 में शुरू। तो चारों ऑप्शन आपके क्लियर हो गए। ये मेनली अच्छे पॉइंट थे, इसलिए मैंने चारों ऑप्शन को डील किया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है?
तो जलवाष्प उत्पन्न करेगा, ओजोन भी उत्पन्न करेगा और मीथेन भी उत्पन्न करेगा। तो इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है ना। वो जो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार जो है ना, जलवाष्प है, ओजोन है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ठीक है ना। नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ये सारे गैस है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन 13 नंबर, सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक क्या है। तो सिगरेट के धुएं में जो है कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। 13 का आंसर जो होगा वो डी होगा, बी और सी दोनों होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन जो है ये सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। गैसोहॉल मिश्रण में कितना प्रतिशत पेट्रोल और कितना अल्कोहल होता है, ठीक है। या आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि गैसोहॉल मिश्रण है, किसका मिश्रण है, ठीक है। तो 14 का आंसर जो होगा ए होगा, 90% पेट्रोल है और 10% अल्कोहल होता है इसमें, ठीक है ना। गैसोहॉल में 90% पेट्रोल और 10% अल्कोहल होता है। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यदि एक वस्तु एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिशील हो तो क्या होता है, इसका वेग परिवर्तित होता रहता है। ऑप्शन सी सही होगा इसका। 15 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, इसका वेग हमेशा परिवर्तित होते रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम 16 नंबर क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है, ठीक है। आमीटर से हम क्या मापते हैं, तो आमीटर से हम विद्युत धारा को मापते हैं, ठीक है ना, विद्युत धारा को। हाइग्रोमीटर से हम सापेक्षिक आर्द्रता को मापते हैं, ठीक है। तो ए का आंसर 3 होगा, बी का आंसर 4 होगा। बैरोमीटर से हम वायुमंडलीय दाब को मापते हैं, तो सी का आंसर 1 होगा। और वाट से हम शक्ति का मात्रक जो होता है ना, वाट होता है, ठीक है। तो डी का आंसर 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर आप लोगों का क्या होगा, आप लोग मिला लीजिएगा। तो 16 का आंसर ऐसे मैं बता दूं कि ऑप्शन सी होगा, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया था, और एक था बहिष्कृत हितकर्णी सभा, ठीक है। तो इस दोनों का जो है ना प्रकाशन या उसका संगठन का जो बनाया गया था वो बी आर अम्बेडकर के द्वारा है। तो इसमें पूछ रहा है बहिष्कृत भारत की पुस्तक का प्रकाशन किसने किया, तो बी आर अम्बेडकर ने किया था। बी आर अम्बेडकर ने किस भाषा में किया था, तो मराठी भाषा में, ये भी ध्यान रखिएगा। कहीं पूछ भी सकता है कि किस भाषा में ये प्रकाशित हुआ था, तो मराठी भाषा। आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है, ठीक है। तो आधुनिक भारत का निर्माता जो है 18 का आंसर क्या होगा, डी होगा, राजा राम मोहन राय को जाना जाता है। राजा राम मोहन राय जो थे वो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय को जाना जाता है और इन्होंने इसकी स्थापना कब की, तो 1829 ईस्वी में ब्रह्म समाज की। अब चलिए चारों ऑप्शन काफ़ी अच्छे हैं तो थोड़ा जान लेते हैं। दयानंद सरस्वती के बारे में थोड़ा सा डिटेल। दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की और इन्होंने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो, ठीक है, वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती का है। नेक्स्ट है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को ना ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और ऑप्शन सी में है बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक जो थे ये गीता रहस्य नामक पुस्तक जो लिखे थे, गीता रहस्य, ठीक है ना, गीता रहस्य पुस्तक लिखे थे और ये जेल में थे उस समय इन्होंने इस पुस्तक को लिखा था, इसलिए काफ़ी फेमस है, ठीक है ना। तो कौन से जेल में थे, तो अंडमान के मांडले जेल में थी ना, मांडले जेल में लिखा था इन्होंने, ठीक है। वो उस समय वो बर्मा में था मांडले जेल। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ड्यूस डबल फॉल्ट जैसे शब्द का संबंध किस खेल से है। ड्यूस का जो संबंध है वो लॉन टेनिस से है। डबल फॉल्ट भी लॉन टेनिस से ही संबंधित है। तो लॉन टेनिस कहाँ का राष्ट्रीय खेल है, तो लॉन टेनिस जो है ना चीन का राष्ट्रीय खेल है, ठीक है, चीन का राष्ट्रीय खेल है। हॉकी अपने भारत और पाकिस्तान का भी है। क्रिकेट जो है इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया आदि का है। और ब्रिज से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि होलकर ट्रॉफी का संबंध किससे है। होलकर ट्रॉफी किस खेल में दिया जाता है, तो होलकर ट्रॉफी जो है ना ब्रिज में दिया जाता है, ठीक है, ब्रिज में। आगे बढ़ेंगे 20 नंबर क्वेश्चन।
प्राक्कलन समिति के संबंध में निम्न कथन पर विचार कीजिए। 20 नंबर क्वेश्चन है प्राक्कलन समिति। अब प्राक्कलन समिति के बारे में जब तक पूरा डिटेल नहीं पता होगा तो ऐसे क्वेश्चन को हम बना नहीं सकते हैं। प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो इसमें 25 दिया हुआ है जो कि बिल्कुल गलत है, ऑप्शन कथन एक गलत है। प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या 30 होती है। दूसरा कथन है इसके सदस्यों में 10 सदस्य लोकसभा के और 15 सदस्य राज्यसभा के, जो कि ये भी गलत है। इसमें टोटल सदस्य 30 जो होते हैं वो लोकसभा के ही होते हैं। किसके होते हैं, लोकसभा के। अगला है तीसरा कथन इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, ये भी गलत है। इसका कार्यकाल जो होता है वो 1 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का, 1 वर्ष का होता है। और चौथा कथन है कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता, जो कि ये सही है। चौथा नंबर ऑप्शन जो है कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता है, इसके लिए स्पेशल केस बनता है। ठीक है, तो चौथा सही है। तो आपका 20 नंबर का जो आंसर होगा ऑप्शन डी। 20 का आंसर क्या होगा, केवल 4 सही है, बाद बाकी तीनों गलत है। तो प्राक्कलन समिति के बारे में एक बार फिर से बोल देते। प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या 30 होती है। प्राक्कलन समिति में केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं जो 30 होते हैं, और इनका कार्यकाल जो होता है 1 वर्ष का होता है। ठीक है ना, तो ये तीनों सही है। आगे बढ़ेंगे हम 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ। राज्यपालों की सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है, ठीक है ना। तो 21 का आंसर जो होगा राज्यपालों के सम्मेलन की अध्यक्षता जो है राष्ट्रपति करेगा। ठीक है ना, 21 का आंसर ए होगा, केवल राष्ट्रपति करेगा। और सभी राज्यों में एक राज्यपाल होगा, ये ऑप्शन 153 में बताया गया है, सॉरी अनुच्छेद 153 में बताया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है, तो भाग 5 में क्या है। ठीक है, भाग 5 में क्या है, भाग 10 में क्या है, भाग 15 में क्या है और भाग 20 में क्या है, तो इसको मिला लीजिए। भाग 20 में संविधान संशोधन, ये आपको पता है, तो इसका डी का 3 हो जाएगा। भाग 15 में निर्वाचन है, तो इसका 2 हो जाएगा। भाग 10 में क्या है, तो भाग 10 में जो है अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र है, और भाग 5 में संघ है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर जो होगा 22 का आंसर डी हो जाएगा। ठीक है ना, 1 का ए हो जाएगा, 2 का डी हो जाएगा, और सी का 2 हो जाएगा, और डी का जो है डी का कितना होगा, 3 हो जाएगा। ठीक है ना, डी का 3 हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग मिला लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है आयरलैंड के संविधान में भारतीय संविधान में लिया गया, आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में क्या लिया गया है। तो सबसे पहले राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ये लिया गया है, संविधान की निर्वाचन पद्धति ये भी लिया गया है, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन ये भी लिया गया है। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त सभी। तो देखिए आयरलैंड के संविधान को हम लोग क्या बोलते हैं, तो डेल आयरन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेल आयरन। डेल आयरन संसद को इसको बोलते हैं, आयरलैंड के संसद को हम डेल आयरन बोलते हैं। आयरलैंड की राजधानी जो है डबलिन है, डबलिन, और यहाँ यूरो करेंसी चलती है। क्या चलती है, यूरो करेंसी चलती है। ठीक है, और ये जो डबलिन है किस नदी के किनारे है, तो लीफी नदी के किनारे है। ये लीफी नदी। ये जो मैंने जितना चीज़ इससे रिलेटेड बताता हूँ आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बराबर आते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो इग्नोर मत कीजिएगा कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ये है वो है, ऐसा नहीं है। मैं काफ़ी मेहनत करके ये सेट बनाता हूँ, इसलिए आप लोग भी इसे देखें और इससे काफ़ी फ़ायदे भी होंगे। आप लोग अगर अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं जो एकदम 100% देते हैं, उनके लिए तो ये बेस्ट है, लेकिन आपकी मर्जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय के अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा देता है। उच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय कौन सा अनुच्छेद में कहा गया है, तो अनुच्छेद 215 में कहा गया। ठीक है, अनुच्छेद 215 में कहा गया है। अनुच्छेद 214 में क्या है, सभी राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगी। ठीक है ना, या एक उच्च न्यायालय जो है 2 से अधिक राज्यों में भी उसका उच्च न्यायालय हो सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 216 में क्या बताया गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 216 में है जो ना, हाई कोर्ट जो है उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होंगे, इसका जो है राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा, उनकी नियुक्ति के बारे में। और अनुच्छेद 217 में जो बताया गया है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति पद एवं
उसकी शर्तों के बारे में बताया गया अनुच्छेद 217 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम 25 नंबर क्वेश्चन, भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो भारत का संविधान जो है ना, ऑप्शन सी सही होगा, साधारणतः एकात्मक है तथा विशेष स्थिति में संघात्मक भी है। ठीक है। नेक्स्ट आगे 26 नंबर, भारत का संविधान कहता है कि अवशिष्ट अधिकार किसके पास रहेंगे? अवशिष्ट अधिकार जो होता है हमेशा केंद्र के पास होता है, तो इसमें आंसर होगा संघ की संसद के पास, ऑप्शन सी होगा, संघ की संसद के पास। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ। किस प्रस्ताव को पारित किए जाने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है? ठीक है ना, कौन सा प्रस्ताव पारित हो जाएगा पूरे मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा? तो 27 का आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव अगर कोई देता है, अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर सारे मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है, और ये कौन लगाता है? तो विपक्ष का नेता या विपक्षी टीम लगाता है। ठीक है ना। प्रथम बार जो अविश्वास प्रस्ताव लगा था 1963 में लगा था, किसके विरुद्ध? तो जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध लगा था और विपक्ष द्वारा लगाया गया था। ठीक है ना, 1963 में। नेक्स्ट है अगला पॉइंट 28 नंबर, लोक लेखा समिति से संबंधित तथ्य में कौन सही है? देखिए, उधर प्राक्कलन समिति था, इधर लोक लेखा समिति आ गया। लोक लेखा में 22 सदस्य होते हैं, क्या ये सही है? तो ये बिल्कुल सही है, लोक लेखा में 22 सदस्य होते हैं। ठीक है। इसमें राज्यसभा के 15 सदस्य होते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इसमें राज्यसभा के केवल 7 सदस्य होते हैं और 15 सदस्य जो होते हैं लोकसभा के, और राज्यसभा के कितने होते हैं? 7 होते हैं। ठीक है। तीसरा है, इस समिति के सदस्यों की प्रतिवर्ष अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर चयन किया जाता है, प्रतिवर्ष किया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर कौन कौन सही है? 1 और 3 सही है। 1 और 3 देखिए तो किस में है? ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही होगा, राइट आंसर। 28 का आंसर 1 और 3, मतलब लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, लोकसभा के 15 और 7 राज्यसभा के होते हैं, और इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ। गिल्ट एज्ड मार्केट निम्न में से किससे संबंधित है? तो गिल्ट एज्ड मार्केट जो है ना, सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से संबंधित है, ऑप्शन सी होगा। ठीक है ना, ऑप्शन सी सही होगा। अगला पॉइंट है 30 नंबर क्वेश्चन, चालू खाते के संदर्भ में किस वर्ष रुपए को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया? ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, 1994। 1994। नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन, डायनोमेंटिना गर्त या खाड़ी किस महासागर में स्थित है? डायनोमेंटिना गर्त किस महासागर में स्थित है? तो डायनोमेंटिना जो गर्त है वो हिंद महासागर में, ऑप्शन बी इसका सही होगा। ठीक है। प्रशांत महासागर में कौन है? मेरियाना गर्त है, मेरियाना गर्त। और अटलांटिक महासागर में कौन है? प्यूरिटो रिको। ध्यान से याद रखिएगा, प्रशांत महासागर का जो सबसे गहरा स्थान है वो है मेरियाना गर्त, अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा स्थान है प्यूरिटो रिको, और हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान क्या हो जाएगा? डायामेंटिना गर्त। ठीक है। तो इससे देख लेते हैं, प्रशांत महासागर का जो आकार है वो गोलाकार है। ठीक है ना, गोलाकार है, या हम उसे वृत्ताकार भी बोलते हैं। ठीक है। अटलांटिक महासागर का आकार है अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह, ऐसे, और हिंद महासागर का आकार जो है ना वो त्रिभुजाकार है। ठीक है। तो तीनों क्वेश्चन इससे क्लियर हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बरमूडा त्रिभुज का त्रिकोण किस महासागर में स्थित है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर। उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर बरमूडा त्रिभुज। ठीक है ना, मतलब इसका डेविल्स ट्रायंगल के नाम से इसको जानते हैं, डेविल्स ट्रायंगल, शैतानी त्रिभुज भी इसको कहा जाता है। बरमूडा त्रिभुज जो है शैतानी त्रिभुज के नाम से जाना जाता है, डेविल ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। डेविल मतलब राक्षस होता है। नेक्स्ट है अगला पॉइंट है, आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप है। आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप है, इनमें से कौन सा है? तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा? 33 का आंसर आपको देखना है। 33 का आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, निश। ठीक है ना, आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप कौन सा है? तो इसमें निश हो जाएगा, निश। ठीक है ना। और चट्टानों का अध्ययन हम किस में करते हैं? तो ये भी मैं बता दूं, चट्टानों का अध्ययन पेट्रोलॉजी में किया जाता है, पेट्रोलॉजी। ठीक है ना, चट्टानों का अध्ययन पेट्रोलॉजी में किया जाता है। और चट्टान मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं।
नेक्स्ट है अगला, अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? तो अंतरिम सरकार जो था उसमें मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधि शामिल हुए थे, ठीक है, 5 प्रतिनिधि। नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका, अनवार ए सुहाइली किसका फारसी अनुवाद है? VVI क्वेश्चन, अनवार ए सुहाइली किसका फारसी अनुवाद है? तो ये है पंचतंत्र, विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया पुस्तक कौन है? पंचतंत्र उसका है, ठीक है। अनवार ए सुहाइली जो है उसका फारसी अनुवाद किसका है? तो पंचतंत्र का है। पंचतंत्र किसने लिखा था? विष्णु शर्मा जी ने लिखा था। अर्थशास्त्र के लेखक जो है चाणक्य को कहा जाता है। रामायण जो है किसने लिखा था? और महाभारत किसने लिखा था? ठीक है, तो रामायण तुलसीदास जी ने लिखा था और महाभारत वेद व्यास ने। तो जो महाभारत का जो फारसी में अनुवाद हुआ था वो जय संहिता के नाम से हुआ था, ठीक है ना, जय संहिता के नाम से, जय संहिता के नाम से हुआ था, ठीक है। सॉरी, जय संहिता नहीं बोलेंगे इसको, महाभारत का जो था ना रज्मनामा के नाम से, रज्मनामा बोलेंगे, रज्मनामा, ये गलती हो गया था थोड़ा, सॉरी, रज्मनामा के नाम से हुआ था महाभारत का फारसी में अनुवाद, ठीक है। किसने किया था? तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने, अब्दुल कादिर बदायूनी ने, ठीक है। और रामायण का जो था फैजी एवं अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था फारसी में अनुवाद, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले पॉइंट की तरफ। 36 नंबर, भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आगमन किस देश की देन मानी जाती? तो प्रिंटिंग प्रेस जो है ना पुर्तगालियों की देन है, प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों की देन है। तो ये चारों ऑप्शन को क्लियर कर लेते हैं। पुर्तगाली कंपनी की स्थापना 1498 में, 1498 में, ठीक है ना, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। ब्रिटिश का कब हुआ था? तो 1600 में। स्पेनिश का 1616 में, ठीक है। और डच का कब हुआ था? तो 1602 में, 1602 में। नेक्स्ट है पुर्तगाल की राजधानी, थोड़ा देख लीजिए पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है? तो पुर्तगाल की राजधानी जो है लिस्बन है। और लिस्बन किस नदी के किनारे है? तो टंगस नदी के किनारे। आगे बढ़ेंगे 37 नंबर क्वेश्चन की तरफ। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा देवेंद्र नाथ टैगोर ने, ठीक है, देवेंद्र नाथ टैगोर ने। इन्होंने ये ब्रह्म समाज का नेतृत्व कब संभाला? तो 1948 में, 1948 में इन्होंने संभाला था। 1900 नहीं होगा, सॉरी, 1848 में, 1848 में इन्होंने संभाला था, ठीक है, 1848 में। 1839 में इन्होंने तत्वबोधिनी नामक तत्वबोधिनी सभा के इन्होंने नेतृत्व किया था, ठीक है ना, तत्वबोधिनी सभा का स्थापना किया था। और ये जो थे रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी थे, देवेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता थे देवेंद्रनाथ टैगोर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 38 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग लिए थे, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, इन्होंने भी भाग लिया था। तीसरा है मदन मोहन मालवीय, ठीक है, मदन मोहन मालवीय जो कि भाग नहीं लिए थे। और चौथा है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तो इन्होंने भाग लिया था। तो 38 का आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, 1 2 3, 1 2 3 डी, ठीक है ना। 38 का क्या हो जाएगा? 38 का आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, मतलब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भाग नहीं लिए थे, मदन मोहन मालवीय लिए थे। 1 2 3, ठीक है ना, 1 2 3 भाई महात्मा गांधी लिए थे, सरोजिनी नायडू लिए थे और मदन मोहन मालवीय भी लिए थे। तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले जो भारतीय थे वो B.R. अम्बेडकर थे और तेज बहादुर अस्प्री थे, B.R. अम्बेडकर और तेज बहादुर अस्प्री तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम 39 नंबर क्वेश्चन की तरफ। भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे दिया गया है? तो भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय रामानंद जी को दिया गया, ठीक है। और भक्ति आंदोलन के जो जनक माना जाता है रामानुजाचार्य को, रामानुजाचार्य को भक्ति आंदोलन के जन्मदाता माना जाता है, ठीक है। रामानंद का जन्म जो हुआ था प्रयाग में हुआ था, प्रयाग में,
प्रयाग में। कबीर जी का जन्म वाराणसी में हुआ था, वाराणसी में, ठीक है, वाराणसी में। और चैतन्य जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो नदिया, नदिया डिस्ट्रिक्ट जो बंगाल में पड़ता है, नदिया डिस्ट्रिक्ट बंगाल में पड़ता है। और तुकाराम, संत तुकाराम का जन्म जो था ना महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था, महाराष्ट्र के पुणे में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ, इसको मिलाना है। प्रथम बौद्ध संगीति जो है किस राजा के शासन में हुआ था? तो अजातशत्रु, 1 का 4 हो जाएगा। द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुआ था कलाशोक के, तो 3 हो जाएगा। तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के समय, तो सी का 2 हो जाएगा। और चतुर्थ बौद्ध संगीति 1 कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा? 40 का आंसर बी आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है, मैंने बता दिया। नेक्स्ट 41 नंबर, गांधी जी को निम्नलिखित आंदोलनों का काल कर्मानुसार व्यवस्थित करना है। गांधी जी का जो आंदोलन हुआ था उसके काल के अनुसार सजाना है हमें। तो इसमें असहयोग आंदोलन जो 1920 में हुआ था, रॉलेट एक्ट 1919 में, अहमदाबाद 1918 में, और खेरा आंदोलन 1918 में। तो ये जो था खेरा आंदोलन जो था, आप इसको अब कैसे सजाएंगे? तो इसका आंसर सबसे पहले जो है ना हम 4 नंबर लेंगे। अहमदाबाद मिल मजदूर सबसे पहले हुआ था, उसके बाद हुआ था खेरा आंदोलन, ठीक है ना, ये दोनों 18 में लेकिन मंथ चेंज है। उसके बाद रॉलेट एक्ट, और तब हुआ था असहयोग आंदोलन। तो 41 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, 4 3 2 1, ठीक है। नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो डीएनए जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। नाभिक के अलावा किस में पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने किया था, अल्टमैन। पावर हाउस ऑफ कोशिका किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, श्वसन स्थल कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। और लाइसोसोम जो है ना आत्महत्या की थैली कहा जाता है, आत्महत्या की थैली कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है 43 नंबर क्वेश्चन, किन गुणों में हार्मोन में एंजाइम से भिन्न है? किन गुणों में हार्मोन में एंजाइम से भिन्न है? किन गुणों में हार्मोन एंजाइम से भिन्न है? तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा? 43 का आंसर जो है ना डी हो जाएगा, ये सभी प्रोटीन नहीं है, ये सभी प्रोटीन नहीं है। अगला पॉइंट है आपका 44 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो 44 का आंसर जो होगा बी होगा, जीरोप्थैल्मिया, जीरोप्थैल्मिया, ठीक है। ऑस्टोमलेशिया जो होता है, ऑस्टोमलेशिया ये किस विटामिन की कमी से होता है? तो आपको पता है ये हड्डी वाला रोग है, बच्चों में हो जाता है। एनीमिया रोग जो है ये भी आपको पता है, खून की कमी से होता है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है, ये पता है। तो ऑस्टोमलेशिया जो है वो विटामिन डी की कमी से होता है। एनीमिया जो है ई की कमी से होता है, या B12 भी मान सकते हैं इसको, ठीक है, खून की कमी। नेक्स्ट है अगला पॉइंट 45 नंबर, एक बायोटेक्निक, ठीक है, बायोटेक्निक जिसमें अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग किया जाता है वो कौन सा है? तो 45 का आंसर जो हो जाएगा वो सोनोग्राफी होगा। सोनोग्राफी में अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट अगला पॉइंट, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने की अवधि पर क्या प्रभाव पड़ता है? लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने की अवधि जो है ना वो 2 गुनी हो जाती है, ठीक है ना, 2 गुनी हो जाती है, मतलब थोड़ा कम हो जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, 46 का बी। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग 47 नंबर क्वेश्चन, वायु अंगार गैस में मुख्य घटक होता है। वायु अंगार गैस में मुख्य घटक क्या होता है? तो 47 का ये हो जाएगा CO, N2 और CO2, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। अगला पॉइंट है 48 नंबर, निम्न में कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है? स्रावित नहीं होता है, ठीक है, तो कैल्सीटोनिन हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। कैल्सीटोनिन जो हार्मोन है वो पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है। बाद बाकी ये तीनों जो है तीनों स्रावित होते हैं। पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं, मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। पीयूष ग्रंथि का भार जो होता है ना 0.6 ग्राम होता है, 0.6 ग्राम होता है, ठीक है, 0.6 ग्राम होता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला पॉइंट है 49 नंबर, मादा जनन तंत्र में किसको मुख्य जनन अंग कहा जाता है? मादा जनन तंत्र में किसको मुख्य जनन अंग कहा जाता है? तो 49 का आंसर जो होगा ए होगा, डिंड वाहिनी नलिका को। मादा जनन तंत्र में मुख्य जनन अंग जो होता है डिंड वाहिनी नलिका होता है, डिंड वाहिनी नलिका। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद है? कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद क्या है?
तो 50 का आंसर जो होगा ग्लूकोज हो जाएगा। ठीक है, ग्लूकोज। तो ये था पूरे 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन से आप लोग जरूर कम से कम 150-200 क्वेश्चन जरूर सीखते हैं, क्योंकि मैं एक ऑप्शन में 4-4 क्वेश्चन बताता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आपके 200 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन में ही हो जाते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरा सेशन अच्छा लगा होगा। कहीं कहीं बोलने में फॉल्ट हो जाता है 1-2 क्वेश्चन में, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि पूरा 100% श्योर होके ही बताऊँ सभी का आंसर। तो चलिए, आज ये थोड़ा सा स्मरणीय तथ्य दिया हुआ है यहाँ महाजनपद एवं उसकी राजधानी, एक नज़र इस पर डालते हैं। मगध की राजधानी जो थी ग्रीव्रज या राजगृह, दोनों याद रखेंगे। अंग की राजधानी चंपा, वज्जी की राजधानी वैशाली, काशी की राजधानी वाराणसी, वत्स की राजधानी कौशाम्बी, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, कंबोज की राजधानी कहाँ थी? हाटक, अस्मक की राजधानी कहाँ थी? तो पोटली। ठीक है, तो ये महाजनपद को जरूर याद रखिएगा, इसको भी एग्जाम में मिलाने के लिए दे देता है 4-4। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी, अवंती की राजधानी उज्जैन, मल की राजधानी कुशावती, पंचाल की राजधानी जो थी अहिछत्र या काम्पिल, चेदी की राजधानी शक्तिमती, मत्स्य की राजधानी विराटनगर, और सूरसेन की राजधानी मथुरा थी, तथा गंधार की राजधानी तक्षशिला। तो ये महाजनपद बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर याद रखिएगा। और ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा। ठीक है ना, और KRC मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा भाइयों, बहुत मेहनत करके मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। और यूट्यूब पर मैं इधर एक्टिव हुआ हूँ, तो आप लोगों से आशा करता हूँ कि थोड़ा मुझे सपोर्ट करें। अगर अच्छा लग रहा है तो ज़रूर सपोर्ट करें, बस इससे आगे मैं कुछ नहीं करूँगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले सेट में। ठीक है, तब तक के लिए अलविदा। आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।